हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं कहानी का भाग 31वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रजत ने अपना हाथ जो कि शीतल की कमर पर था उसे थोड़ा दबाया तो शीतल के दर्द से आह निकल गई। रजत उसे देखते हुए बोला, मेरी मिस्ट्रेस नहीं हो तुम। उसकी बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। शीतल नमी भरी आंखों के साथ बोली, नहीं मिस्टर ग्रीन आइज, मैं आपकी मिस्ट्रेस ही हूँ। रजत थोड़े सर्द लहजे में बोला ना एक बार कि मेरी कोई तुम मिस्ट्रेस नहीं हो। शीतल बोली, अच्छा तो और क्या हूँ मैं, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। रजत ने अपना चेहरा ना में हिलाया। शीतल एक बार फिर से बोली, हाँ तो अब तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट कहाँ हूँ मैं, अब तो आपके बच्चों की नैनी हूँ ना मैं। शीतल की बात सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर रजत को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। शीतल रोते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना मिस्टर ग्रीन आइज, मैं आपकी मिस्ट्रेस बन गई, आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई, आपके बच्चों की नैनी भी बन गई, बस वो नहीं बन पाई जो मैं बनना चाहती थी। रजत तुरंत बोला, क्या बनना चाहती थी तुम। शीतल ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, जाइए मिस्टर ग्रीन आइज, जाइए यहाँ से, मुझे रेडी होना है, आयांश को भी उठाना है, स्वीटी के भी पास जाना है, बहुत से काम है मुझे, आप जाइए यहाँ से। रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर जोरों से दबाकर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, बताओ ना मुझे क्या बनना है तुम्हें मेरी। शीतल ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा धकेलते हुए कहा, मैंने कहा ना मिस्टर ग्रीनाइज, जाइए यहाँ से, मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ दूर हो जाइए मुझसे। ये बोलते हुए उसने रजत को धक्का दिया। रजत ने एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, क्या बनना है तुम्हें मेरी। ये बोलते हुए रजत के हाथ शीतल की गर्दन पर आ गए और वो अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को सहलाने लगा। शीतल ने इस बार उसे जोरों से धक्का दिया और बोली, क्या सुनना चाहते हैं आप मेरे मुंह से, जो आप सुनना चाहते हैं वो आप कभी सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। अब हम कभी एक नहीं हो सकते मिस्टर ग्रीन आइज। ये ख्वाहिश तो शीतल ने अपने साथ ही मार दी, क्योंकि अब जो आपके सामने खड़ी है ना, वो शीतल नहीं, वो बस आपके गुलाम है, जिसे आप जब चाहे जैसे मर्जी अपनी तरह से घुमा सकते हैं। कभी आपकी नैनी तो कभी आपकी मिस्ट्रेस, तो कभी मैं आपके बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँगी तो कभी आपकी, और अगर आपको इतने में भी ना मन भरे तो आप कोई और भी जॉब ऑफ़र दे सकते हैं मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शीतल का मुंह एकदम से बंद हो गया। रजत शीतल को बेतहाशा चूमे जा रहा था। रजत के हाथ उसके सीने पर कसने लगे। शीतल के नाखूनों की चुभन और अपने सीने पर महसूस कर रजत उसे और भी ज़्यादा डीप किसेस करने लगा। वह उसे बहुत ही ज़्यादा वाइड होकर किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह सॉफ्ट होने लगा और वो अब शीतल को बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस करने लगा। शीतल पहले उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ जो वो भी रजत को रिस्पॉन्स देने लगी। वो भी खुद को रोक नहीं पाई और दोनों उस किस में पूरी तरह से खोने लगे। रजत के हाथ शीतल की बॉडी पर चलने लगे और दोनों ही गहरी गहरी सांसें आपस में घुलने लगी। रजत और शीतल इस वक्त दोनों ही बेहद तड़पते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे कि अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ। शीतल ने धक्का देते हुए रजत को खुद से अलग किया और दरवाजे की तरफ देखा तो सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया को देखते ही उसने अपना चेहरा तुरंत घुमा लिया। प्रिया दरवाजे से ही उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, शीतल मैम, आपको नीचे आंटी जी बुला रही हैं, उन्हें आपसे कोई काम है। शीतल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल साइड में रखा और अपना दुपट्टा उठाकर रूम से बाहर निकल गई। रजत बस उसे जाते देखता रह गया। प्रिया रूम के अंदर आई और रजत की तरफ देखते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या सर। रजत एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, हाँ थोड़ी तमीज़, आइंदा जब कभी मेरे और शीतल के कमरे में आओ तो दरवाज़ा खोलने से पहले नॉक करना, खोलने के बाद नहीं। इतना कहकर रजत वहाँ से चला गया। प्रिया बस उसे जाते देखती ही रह गई। उसके सामने अभी भी वो पल घूम रहा था जब उसने रजत और शीतल को एक दूसरे के इतने करीब देखा था।
वो गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कसते हुए बोली, तो नैनी बनने के बहाने शीतल मैडम तुम ये सब कर रही हो यहाँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब कभी नहीं होने दूँगी। आज स्वीटी का बर्थडे है ना, तो आज मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर रहूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे मिस्टर रजत पर अपने डोरे डालती हो। शीतल नीचे आई और कामाक्षी जी के रूम में चली गई। कामाक्षी जी ने उसे ये जानने के लिए बुलाया था कि आज स्वीटी पूजा में क्या पहनेगी, क्योंकि पहले पूजा होनी थी और शाम को पार्टी। कामाक्षी जी जब भी घर में किसी का जन्मदिन होता था तो पूजा रखवाती थी, और आज भी उन्होंने पूजा रखवाई थी और पूजा के लिए उन्होंने कुछ सोच भी रखा हुआ था। शीतल उन्हें देखते हुए बोली, मैं स्वीटी को तैयार कर देती हूँ माँ। उसके रूम में उसके बहुत सारे नए कपड़े रहे, जो स्वीटी का मन करेगा मैं उसे पहना दूँगी, है ना स्वीटी बेटा। स्वीटी ने अपना सर हाँ में हिलाया। कामाक्षी जी बोली, एक मिनट रुको शीतल। उनकी आवाज़ सुनकर शीतल के कदम एकदम से रुक गए। कामाक्षी जी अपनी क्लोसेट की तरफ गई और उसमें से एक नई साड़ी और एक ज्वेलरी का बॉक्स लेकर शीतल के पास आई। शीतल बस हैरानी से उन्हें देख रही थी। कामाक्षी जी वो साड़ी और ज्वेलरी का बॉक्स शीतल को देते हुए बोली, अभी कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि आज पूजा में तुम ये पहनो। शीतल उस साड़ी और ज्वेलरी के बॉक्स की तरफ देखते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसके कानों में रजत की बातें गूंज रही थी, जिनमें वो सिर्फ उसे मिस्ट्रेस बोल रहा था। वो सब याद आते हुए शीतल कामाक्षी जी से कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो मना करती उससे पहले ही कामाक्षी जी बोली, प्लीज़ मना मत करना, मैं बहुत मन से ये सब दे रही हूँ तुम्हें, और तुम मुझे माँ कहती हो ना, तो बाकी सब रिश्ते छोड़ो। भाई ये सोच लो कि एक माँ अपनी बेटी को ये सब दे रही है। शीतल अब उन्हें मना नहीं कर पाई। उसने उनमें से वो साड़ी ली और ज्वेलरी, और फिर स्वीटी के साथ उसके कमरे में आ गई। वहीं दूसरी तरफ रजत अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा था और इस वक्त उसने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। वो जानता था कि कामाक्षी जी ने पूजा रखवाई ही है, इसीलिए पूजा के हिसाब से ही तैयार होना है। तैयार होने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी नज़र हॉल में खड़ी हुई शीतल पर गई, जिसने इस वक्त पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शीतल की पीठ इस वक्त रजत की तरफ थी, तो रजत की नज़रें उसकी पीठ पर ही टिकी हुई थी। बस वो उसका बैकलेस ब्लाउज और कमर को देखते हुए रजत को अपने होठ सूखते हुए महसूस होने लगे। तभी कामाक्षी जी वहाँ पर आई और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुमसे जो तैयारी करने के लिए कहा था, तुमने वो सारी कर ली। शीतल ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ वो सब कर दिया है मैंने माँ, अब बस स्वीटी का नाश्ता रह गया, वो भी स्वीटी ने फिनिश कर लिया है। स्वीटी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। तभी कामाक्षी जी की नज़र रजत पर गई, तो वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, तुम तैयार हो गए रजत। रजत का नाम सुनकर शीतल ने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा, तो रजत को देखते हुए उसकी भी नज़रें एकटक रजत पर टिक गई। वो उस वाइट कलर के कुर्ते पैजामे रजत बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ पल शीतल यूं ही उसे देखती रही। उसकी नज़र खुद पर महसूस कर रजत उसके पास आया और हल्का सा उसके पेट को अपनी उंगलियों से छूकर बोला, अब नज़र लगाओगी क्या। उसकी बात सुनकर शीतल होश में आई। उसने अपने आसपास देखा तो रजत उसके बिल्कुल करीब खड़ा था और स्वीटी उसे देखकर हंस रही थी। शीतल ने हैरानी से स्वीटी की तरफ देखा। स्वीटी हंसते हुए बोली, एंजल, जिस तरह से आप डैडी को देख रही थी ना, अगर आपका मुंह ऐसे ही खुला रहता तो आपके मुंह में ज़रूर कोई मक्खी या मच्छर चला जाता। शीतल ने तुरंत अपना मुंह बंद किया। रजत के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। कामाक्षी जी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, पूजा की तैयारी हो गई है, तो पंडित जी आ चुके हैं, अब हमें बाहर चलना चाहिए। शीतल हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, बस मैं आयांश को ले आऊँ। ये बोलते हुए वो तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कामाक्षी जी स्वीटी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो स्वीटी बेटा।
स्वीटी उनके साथ बाहर की तरफ चली गई। रजत उन्हें जाते हुए देख रहा था। रजत उनके जाते ही तुरंत शीतल के पीछे पीछे आया। शीतल अभी आयाश को अपनी गोद में उठाने ही वाली थी कि किसी के हाथ उसके पेट पर महसूस हुए और उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत पलटकर रजत की तरफ देखा, लेकिन रजत बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। वो तो सीधी भी नहीं हो पाई और बैंड होते हुए बेड पर झुक गई। रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में संभाला और उस पर और भी ज़्यादा झुक गया। शीतल की गहरी सांसें लेते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजा का वक्त हो गया है, अब आपको पूजा में चलना चाहिए मिस्टर ग्रीन आइज। शीतल उसे देखते हुए बोला। रजत उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? शीतल हैरानी से उसे देखने लगी। रजत ने एक बार फिर से बोला, बताओ ना, तुम यहाँ क्यों आए हो सिली गर्ल? शीतल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, आयांश को लेने। रजत मुस्कुराते हुए बोला, और मैं तुम दोनों को लेने। उसकी बात सुनकर शीतल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एकटक रजत की तरफ देखती ही रह गई। रजत ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और बोला, अब तुम दोनों के बिना तो पूजा शुरू ही नहीं हो सकती ना, तो फिर मैं वहाँ पर जाकर भी क्या करूँगा? तो सोचा तुम दोनों को अपने साथ लेकर ही चलूँ। शीतल की आंखों में अब नमी तैर गई। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, हमारा पूजा में जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है मिस्टर ग्रीन आइज। पूजा में फैमिली मेम्बर्स का जाना ज़रूरी होता है और मैं तो सिर्फ आपके बच्चों की नई और आपकी मिस्ट्रेस हूँ ना। रजत उसे देखते हुए थोड़ा सरदर्द लहजे में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगी हो? रजत अपना दबाव उसकी कमर पर बनाते हुए बोला, बाकी सारे रिश्ते खत्म कर, अब एक आखिरी रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। शीतल एकटक उसकी तरफ देखने लगी। रजत भी उसे देखते हुए बोला, एक ऐसा रिश्ता जिसके बाद किसी और रिश्ते की ज़रूरत नहीं है हमें। शीतल अपनी बेतहाशा धड़कते हुए दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, कैसा कैसा रिश्ता मिस्टर ग्रीन आइज? रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे शाह। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया और रजत और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, बड़ी मेम साहब आप दोनों को बुला रही है। पंडित जी ने सर को जल्दी से जल्द पूजा में आने के लिए कहा है। पूजा का मुहूर्त बीत रहा है। शीतल रजत से अलग हुई और आयांश को अपनी गोद में उठाकर बोली, मुझे लगता है मिस्टर ग्रीन आइज हमें पहले पूजा में चलना चाहिए, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये बोलते हुए वो आयांश को लेकर बाहर की तरफ चली गई। रजत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शीतल तेज कदमों के साथ वहाँ से बाहर जा चुकी थी। रजत ने गहरी सांस ली और बोला, अब जब तुम अपना गुस्सा जाहिर करना होता है तो तुम्हें अपनी नाराज़गी दिखानी होती है, तो पता नहीं क्या कुछ बोल जाता हूँ मैं। लेकिन अब एक सिंपल सी बात बोलने में पता नहीं क्यों इतना वक्त लग रहा है। लगता है सारी कायनात भी यही चाहती है कि मैं तुम्हें यूं ही ये बात ना कहूँ, बल्कि इस मोमेंट को तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट बना दूँ। तो मैंने भी सोच लिया है कि स्वीटी के बर्थडे के वक्त ही मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो शीतल के पीछे पीछे गार्डन एरिया की तरफ आया, जहाँ पर पूजा की सारी तैयारियां चल रही थी। शीतल और रजत बाहर की तरफ आए तो सच में पंडित जी और हर्षवर्धन जी, कामाक्षी जी सब उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। पंडित जी कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोले, ये पूजा स्वीटी और उसके माँ के हाथों होगी। रजत जी तो यहीं पर है, लेकिन उनकी पत्नी को बुला लीजिए, पूजा में उनके साथ उन्हें बैठना जरूरी है। पंडित जी की बात सुनकर कामाक्षी जी ने रजत की तरफ देखा और फिर वापस पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन फिलहाल रजत अकेला ही ये पूजा में बैठेगा। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रजत पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, आप पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर बैठूंगा। रजत की बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी कि रजत उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने को हुआ।
शीतल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, लेकिन रजत उसका हाथ छूता उससे पहले ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। रजत! सबने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने अंकिता खड़ी थी, जिसकी हालत देखकर सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। सब लोग कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही अंकिता ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और जोरों से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। रजत का जो हाथ शीतल को छूने वाला था वो यूं ही रह गया। स्वीटी अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा। रजत अपनी जगह पर खड़ा था, तभी उसके कानों में डॉक्टर की कही हुई बातें गूंजने लगी। अंकिता प्रेग्नेंट है और इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सोचकर उसने अपने कदम अंकिता की तरफ बढ़ा दिए। रजत को अंकिता की तरफ जाता देख शीतल बस उसे देखती ही रह गई। रजत अंकिता के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। कामाक्षी जी और हर्षवर्धन जी भी अंकिता के पास आए। रजत ने अंकिता के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, अंकिता अपनी आंखें खोलो, तुम यहाँ पर कैसे, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने, तुम आंखें खोलो अपनी। शीतल अभी भी दूर खड़ी रजत और अंकिता को देख रही थी। रजत ने अंकिता के आंखें न खोलने पर उसे अपने गोद में उठाया और उसे लेकर मेंशन की तरफ बढ़ गया। शीतल ने पंडित जी और हवन कुंड की तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज सुबह से ही रजत जिस तरह से उसे देख रहा था और उससे बातें कर रहा था, उसके दिल में एक उम्मीद सी पैदा हो रही थी जो एकदम से टूटने लगी थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ किए और मेंशन की तरफ अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अंदर कमरे में डॉक्टर अंकिता का चेकअप कर रहे थे तो वो रजत की तरफ देखते हुए बोले, मैंने तो आपको पहले ही कहा था मिस्टर भोसले कि आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है। आपको उन्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त अगर उसके पति साथ नहीं देगा तो और कौन उसका साथ देगा और कौन केयर करेगा। शीतल डॉक्टर की बातें सुनते हुए हैरान रह गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर किस हालात के बारे में बात कर रहे हैं। तभी रजत ने नज़र उठाकर शीतल की तरफ देखा और डॉक्टर की तरफ वापस देखकर बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे डॉक्टर। आप फिलहाल ये बताइए कि अंकिता कितनी देर में होश में आएगी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, होश तो इन्हें अभी 15-20 मिनट में ही आ जाएगा, लेकिन प्लीज़ मिस्टर भोसले आप अपनी वाइफ का ख्याल रखिए। इस वक्त सच में उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है और एक आप ही हैं जो उन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। खैर मैं चलती हूँ, अगर मेरी कोई ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। कामाक्षी जी हर्षवर्धन जी कमरे में एक तरफ खड़े थे। वो दोनों ही रजत की तरफ हैरानी से देख रहे थे। कामाक्षी जी रजत के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ये सब क्या है रजत? अंकिता यहाँ पर और डॉक्टर किस बारे में बात कर रहे थे? क्या हुआ है उसे और तुम उसे यहाँ इस रूम में क्यों लेकर आए? तुम्हें तो उसका यहाँ पर आना पसंद भी नहीं था ना? देखो मैं पहले ही बता देती हूँ कि अब ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। रजत एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आपको इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मॉम। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा इस बात का फैसला मैं करूँगा। अंकिता मेरी एक्स वाइफ है और आज तक मैंने आपसे यही उम्मीद की है कि आप उसके और मेरे मैटर में इंटरफेयर ना करें, तो प्लीज़ अभी भी मत कीजिए। उसकी बात सुनकर कामाक्षी जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो स्वीटी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। कामाक्षी जी के जाने के बाद हर्षवर्धन जी भी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शीतल कमरे के अंदर आई और रजत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे रजत से बात करनी चाहिए। शायद वो समझ पाए कि रजत ने अंकिता को घर में क्यों रखा है, जबकि अंकिता का घर पर रहना स्वीटी और आयांश दोनों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही रजत बोला, फिलहाल मैं कुछ भी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं तुमसे बाद में आकर बात करूँगा। फिलहाल यहाँ से जाओ। उसकी बात सुनकर शीतल के जो आंसू अब तक उसकी आंखों में ही रुके हुए थे वो बह निकले और वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई।
क्योंकि भले ही रजत और उसके बीच जितनी मर्जी नोक-झोंक हो, लेकिन अब हर तकलीफ़ की हद हो चुकी थी। वो अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। जब रजत ने अंकिता को अपनी गोद में उठाया था, वो सब याद करते ही उसका दिल एक डर से बैठा जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कामाक्षी जी ने पंडित जी को पूजा कराने के लिए बोलकर उन्हें शगुन देकर विदा कर दिया था। फिलहाल उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंशन में हो क्या रहा है। सुबह से शाम हो चुकी थी, अभी तक रजत और शीतल के बीच कोई बात नहीं हुई थी। शीतल अपने कमरे में आयाश के साथ थी, तभी कामाक्षी जी स्वीटी के साथ उसके पास आई। वो उससे ये बोलने आई थी कि पार्टी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि सबको इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके थे और सब तैयारियां भी हो चुकी थी, इसीलिए पार्टी को कैंसिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब उन्होंने शीतल का चेहरा देखा तो उनका दिल कांप उठा। उनका मन कर रहा था कि वो पार्टी को कैंसिल कर ही दे। स्वीटी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, एंजल, क्या आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगी आप? आप इतना रो क्यों रहे हो? क्या आप मेरे बर्थडे पार्टी से खुश नहीं हो? शीतल ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब से किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मेरी स्वीटी बेटा का बर्थडे हो और मैं खुश ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे भी आप बातों में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? आपको पता है ना, अभी 1 घंटे बाद पार्टी शुरू होने वाली है और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुई। चलिए मैं आपको रेडी करती हूँ। ये बोलते हुए वो स्वीटी को अपने कमरे में लेकर जाने लगी। वो कामाक्षी जी के सामने खड़े होकर बोली, आप आयाश को तैयार कर दीजिए माँ। कामाक्षी जी जो उसे देखते हुए बोली, अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम ये पार्टी कैंसिल भी कर सकते हैं। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? पार्टी क्यों कैंसिल करनी है माँ? पार्टी कैंसिल नहीं होगी, आप बस जल्दी से आयाश को तैयार कीजिए, मैं स्वीटी के साथ जल्दी से पार्टी में आती हूँ। ये बोलकर शीतल स्वीटी को लेकर वहाँ से स्वीटी के कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रजत अंकिता के कमरे में आया, जो कि अभी अभी कुछ देर पहले उसने फ्रूट और जूस खाया था, जो रजत ने उसके लिए भिजवाया था। रजत कमरे में आया तो अंकिता उसकी तरफ देखने लगी। रित उसके पास आकर बोला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अंकिता अपनी जगह से खड़ी हुई और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, काफ़ी हद तक ठीक है। रजत ने कुछ नहीं कहा, बस वो हल्का सा मुस्कुराया। अंकिता बोली, मैं जानती हूँ रजत, तुम शायद शीतल के साथ परी के बर्थडे में की खुशी में पूजा करने वाले थे, लेकिन मैंने आकर तुम सबका मूड ऑफ कर दिया। आई एम सो सॉरी रजत, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं बस यहाँ आ गई। अब मैं चलती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी खुशियाँ ख़राब हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। रजत ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे, अभी तक उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। अंकिता दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही उससे पहले एक बार फिर से उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बेहोश होने लगी। उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले ही रजत ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। तभी दरवाजे पर शीतल आकर खड़ी हुई। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि रजत ने अंकिता को गिरने से बचाया है, क्योंकि जिस तरह से अंकिता और रजत खड़े थे, अंकिता रजत के सीने से लगी हुई थी और रजत ने उसकी कमर पर अपनी बाहों को लपेटा हुआ था। शीतल का तो दिल धक से रह गया। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया और रजत की तरफ देखते हुए बोली, बाहर पार्टी शुरू हो चुकी है मिस्टर ग्रीन आइज, सब लोग वेट कर रहे हैं, स्वीटी का बर्थडे केक कट करना है। रजत बिना उसकी तरफ देखकर बोला, तुम चलो हम आते हैं। उसके मुंह से हम सुनते ही शीतल ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, जो आंसू वो रोकने की कोशिश कर रही थी। वो एक बार फिर से बह निकले और वो अगले ही पल वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अंकिता ने रजत की तरफ देखा और बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि आज स्वीटी का बर्थडे है। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, जब स्वीटी को जन्म दिया तो उसे संभाल तक नहीं पाई और अब शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है उसे संभालना, पर मैं तो तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी स्वीटी का क्या होता। तुम हमेशा ही स्वीटी को
ऐसे संभालते रहना। मेरी तो परछाई भी अब स्वीटी के आसपास नहीं आनी चाहिए। मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर अंकिता रजत से अलग हुई। रजत के कानों में एक बार फिर से डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। वो जाती हुई अंकिता को देखकर बोला, रुको। अंकिता ने हैरानी से पलटकर उसकी तरफ देखा। रजत उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए कपड़े टेबल पर रखे हैं, उन्हें पहनकर रेडी हो जा। आज स्वीटी का बर्थडे है और तुम उस बर्थडे पार्टी में शामिल होगी। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। अंकिता तुरंत बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी और शीतल के बीच कोई गलतफहमी हो, तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्लीज़ रजत, मुझे यहाँ से जाने दो। रजत थोड़ी सर्द आवाज़ में बोला, तुम बहुत अच्छे से जानती हो अंकिता, अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो वो बात पूरी होनी ही चाहिए, और जब वो बात पूरी नहीं होती तो ना सिर्फ मुझे गुस्सा आता है बल्कि बेहद गुस्सा आता है, और मैं फ़िलहाल तुम पर कोई गुस्सा करना नहीं चाहता, इसलिए तुमसे जितना कहा है उतना करो। उसकी बात सुनकर अंकिता कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और टेबल की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर उसके लिए एक साड़ी रखी थी। वो साड़ी को लेकर वॉशरूम में चली गई। रजत अभी भी वहीं पर खड़ा था। वो वहाँ से अपने रूम की तरफ आया और पार्टी के लिए तैयार होने लगा। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में स्वीटी, शीतल एक साथ थी और आयाश कामाक्षी जी के साथ। वो सब एक साथ खड़े थे। स्वीटी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, एंजल एंजल बताओ ना, डैडी कब आएंगे? मुझे बर्थडे केक भी कट करना है। मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे केक कट करने का वेट कर रहे हैं। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस अभी आपके डैडी आ रहे हैं स्वीटी बेटा, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, उन्हें रेडी होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी शीतल बोल ही रही थी कि शीतल की नज़र रजत पर गई, जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था। उसके साथ ही अंकिता भी थी। वो दोनों एक साथ चलते हुए एक कपल की तरह लग रहे थे। स्वीटी रजत की तरफ देखते हुए भागकर उसके पास गई और उसके पैरों से लिपट गई। रजत और अंकिता को एक साथ आते देख शीतल को एक बार फिर से तकलीफ महसूस होने लगी। स्वीटी रजत की तरफ देखते हुए बोली, अब कहाँ रह गए थे डैडी? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। रजत उसे अपनी गोद में उठाया। अंकिता उन दोनों के करीब आई और स्वीटी के कंधे पर हाथ रख कर उससे एक तरफ बड़े प्यार से देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे स्वीटी बेटा। स्वीटी ने जब अंकिता की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आ गई। उसने अंकिता को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। अब तक वो अंकिता को लगभग भूल ही चुकी थी, और अंकिता ने उसके साथ जो किया था, उसके बाद उसका जो अंकिता के साथ प्यार था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। लेकिन मीडिया वालों को इन सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस रजत और अंकिता की पिक्चर्स लेनी शुरू कर दी, जो फिलहाल स्वीटी के साथ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे एक हैप्पी फैमिली हो। स्वीटी को लेकर रजत आगे की तरफ आया और स्टेज की तरफ चला गया, जहाँ पर एक गोल टेबल रखा हुआ था, जिस पर एक 3 टायर डॉल केक रखा हुआ था, जो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अंकिता भी रजत और स्वीटी के साथ साथ वहां आई। तभी एक बिजनेसमैन जिनका नाम मिस्टर नमन कपूर था, वो रजत की तरफ देखते हुए बोले, कितने दिनों बाद आपकी फैमिली को हम एक साथ देख रहे हैं मिस्टर भोसले, सच में आपकी फैमिली बहुत खूबसूरत लग रही है। ये बोलते हुए उनकी नज़र रजत और अंकिता दोनों पर थी। शीतल जो टेबल की तरफ आ रही थी, उसके कदम अचानक से रुक गए और वो पीछे की तरफ देखने लगी। उसने नज़रें उठाकर रजत की तरफ देखा। उसके बिल्कुल करीब अंकिता खड़ी थी और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। वो रजत के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा और स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला, आओ बेटा केक कट कर दे। स्वीटी तुरंत बोली, हाँ डैडी, अब तो मैं कब से वेट कर रही हूँ। रजत ने शीतल की तरफ देखा। वो स्वीटी का बर्थडे केक अकेले कैसे कट कर सकता था।
जैसे ही रजत शीतल को बुलाने के लिए गया कि तभी उसकी नज़र शीतल के बिल्कुल खड़े विराट पर गई। विराट ने शीतल के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था और शीतल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। विराट ने उसे अपने सीने से लगा लिया तो शीतल ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस गए। विराट उसे देखते हुए बोला, कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। शीतल उससे अलग होते हुए बोली, वो मेरा फ़ोन टूट गया था। उन दोनों को एक साथ देखकर रजत का चेहरा सर्द होने लगा। रजत स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी प्लीज़ अब जल्दी से केक करो ना, और कितना वेट करवाओगे, ऐसे तो मेरे सारे फ्रेंड्स ही चले जाएंगे। अंकिता भी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है स्वीटी को अब और वेट नहीं करवाना चाहिए रजत। अब सच में लग रहा है कि जैसे उसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। क्यों स्वीटी, क्या तुम्हें किसी खास मेहमान का इंतज़ार है रजत? वो तो मैं भूल ही गई, शीतल यहाँ नहीं है। शीतल कहाँ है पर? उसने बिना भला तुम कैसे केक कर सकते हो? अभी अंकिता वो बोल ही रही थी कि रजत उसकी बात बीच में काट कर बोला, मुझे किसी का इंतज़ार नहीं, मुझे सिर्फ मेरी स्वीटी के साथ केक कट करना है और स्वीटी को भी कभी मेरे अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उसने स्वीटी का हाथ अपने हाथ में लिया और केक काटने लगा। सब स्वीटी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। तालियों की खनक के साथ शीतल वापस से होश में आई तो उसने तुरंत रजत और स्वीटी की तरफ देखा। उन दोनों को अकेले केक कट करते देख उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी। विराट ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा फ़ोन टूट गया होगा या फिर तुम बिज़ी होगी, लेकिन इतना भी क्या बिज़ी हो जाना कि तुम्हारे लिए मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं है। क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान होता हूँ, फिर भी तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। शीतल अपना सिर झुकाकर बोली, ओ सॉरी विराट, लेकिन मुझे इस वक्त अकेले रहना है। ये बोलकर शीतल तुरंत वहाँ से चली गई। विराट बस उसे जाते देखता रह गया। वहीं अब रजत ने भी अपना चेहरा घुमाकर शीतल की तरफ देखा, लेकिन अब वो वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसने विराट की तरफ देखा। उन दोनों को वहाँ से गायब देख रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा शांत हो गए। वो मन ही मन में बोला, तो डैड से तुम विराट को बुलाने की बात कर रहे थे, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारी औकात नहीं है विराट को यहाँ पर बुलाने की, इसीलिए तुमने डैड से विराट को इनवाइट करने के लिए कहा। पर तुम्हें क्या लगा मेरी पार्टी में तुम ऐसे भी किसी अरे गहरे इंसान को बुलाओगी और मैं उसे यहाँ पर रहने दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। स्वीटी को कामाक्षी जी को देखकर रजत आगे की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रें शीतल को ही ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने स्टेज पर गई जहाँ पर बच्चों के एंटरटेन करने के लिए एक मैजिक शो चल रहा था। उस मैजिक शो को देखते हुए रजत हैरान था क्योंकि उसने ये सब ऑर्गेनाइज नहीं किया था, लेकिन फिर वो हर्षवर्धन जी ने किया होगा ये सोचकर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो एक बार फिर से शीतल को ढूंढने लगा, लेकिन उसे शीतल कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुम अभी उस विराट के साथ हुई ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें शीतल, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने का लिए तैयार हूँ और अगर अब तुम मुझे उस विराट के करीब नज़र आई तो मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाऊँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शर्ट एक्सप्रेशन थे। तभी उसे प्रिया नज़र आई। उसने प्रिया को रोका और बोला, शीतल कहाँ है? शीतल का नाम सुनकर प्रिया पहले तो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शीतल मैडम, उन्हें तो मैंने कुछ देर पहले अंदर की तरफ जाते हुए देखा था, एक मेहमान भी उनके साथ था, शायद वो शीतल मैडम के कमरे में गए हैं। शीतल
और विराट को अपने कमरे में लेकर जाने की बात सुनकर तो रजत का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तुरंत मैंशन के अंदर आया और शीतल के कमरे की ओर बढ़ गया। रजत गुस्से से कांपते हुए शीतल के कमरे में आया। दरवाज़ा बंद था। उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा पूरा खुल गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरों के बीचे बीच विराट खड़ा था और वो इस वक्त शर्टलेस था। उसकी शर्ट उसके जिस्म पर नहीं थे और शीतल उसके बिल्कुल पास थी। विराट का हाथ शीतल की कमर पर था। वो सब देखते हुए रजत को अपना सिर फटता हुआ महसूस होने लगा और वो गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ इस कदर धंसी हुई थी कि उसके नाखून उसकी स्क्रीन के अंदर धंसते ही जा रहे थे। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था और गुस्से से जबड़े भी कसे हुए थे। वो जोर से चिल्लाया, शीतल। उसका चिल्लाना सुनकर शीतल एकदम से कांप उठी। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर रजत को देखकर उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन आ गए, जिनमें हल्का सा डर भी था और हैरानी भी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। रजत गुस्से से कांपते हुए अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही कुछ देर वो यूं ही शीतल को देखता रहा और फिर एक जोरदार पंच उसने विराट के चेहरे पर जड़ दिया। विराट एकदम से हैरान रह गया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू। ये बोलते हुए उसने अब एक पंच अब रजत के चेहरे पर जड़ दिया। रजत ने उसे जोर से धक्का दिया। विराट सीधे दीवार से जा लगा। रजत ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन को जोर से दबाते हुए उसे दीवार में ही धकेलना शुरू कर दिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी शीतल के पास आने की, उसे इस तरह से छूने की, उसके करीब आने की। विराट ने अपने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे जोर से धक्का दिया और बोला, कौन शीतल? ये शीतल जो मेरे सामने खड़ी है ना, ये शीतल तुम्हारी नहीं, इसे अपनी कहना बंद करो। रजत तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे अपना कहना है और किसे नहीं। ये बोलकर उसने जोर से विराट के मुक्के पर एक पंच फिर से जड़ दिया। विराट ने भी अगले ही पल अपना पंच रजत के चेहरे पर जड़ दिया और बोला, हाँ बताऊंगा। अगर तुम बेवजह शीतल पर अपना हाथ जताने की कोशिश करोगे तो मैं हर बार तुम्हें तुम्हारी औकात में ज़रूर बताऊंगा। रजत भोसले बहुत बड़ा इंसान होगा, लेकिन विराट ओबरॉय भी कोई राह चलता इंसान नहीं है। उसे यूँ लड़ते देख शीतल हैरान रह गई। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, होगा विराट ओबरॉय भी कोई इंसान, लेकिन रजत भोसले के सामने तो हर कोई मिट्टी ही है। तो तुम्हारी औकात ही क्या है? रजत भोसले तो अपनी चीज़ों को किसी छूने नहीं देता, तो तुमने शीतल को हाथ कैसे लगाया? ये बोलते हुए वो गुस्से से बेकाबू होता हुआ जा रहा था। एक बार फिर से विराट की गर्दन को पकड़ने लगा, लेकिन इस बार किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। रजत एकदम से लड़खड़ा गया। उसने पलटकर विराट की तरफ देखा। उसे लगा शायद विराट ने उसे धक्का दिया है, लेकिन इस बार विराट के बिल्कुल आगे शीतल खड़ी थी, जो गुस्से और नाराज़गी भरी नज़रों से विराट को ही देख रही थी। रजत गुस्से से घूरते हुए उसे देख रहा था। शीतल भी उसे देखते हुए बोली, आप अपनी चीज़ें को किसी को छूने नहीं देते होंगे मिस्टर रजत भोसले, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं जो आप किसी और के मुझे छूने से रोक सकते हैं। रजत गुस्से से बौखलाता हुआ उसके करीब हुआ और बोला, ओह रियली, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और इसका क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ? शीतल बिना एक्सप्रेशन के बोली, मेरे होने वाले पति हैं विराट, उनकी बीवी बनने वाली हूँ मैं, और हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या इसके अलावा आपको और कुछ सुनना है मिस्टर रजत भोसले? शीतल की बात सुनकर रजत को तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था शीतल जो बोल रही है। वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, क्या कहा तुमने? शीतल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे नहीं पता था मिस्टर भोसले कि आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है। खैर आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे अपनी ही बात बार बार बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
विराट मेरे होने वाले पति हैं और मैं उनकी होने वाली पत्नी। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी बोल ही रही थी कि रजत उसके करीब आया और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने और करीब खींच लिया। शीतल एकदम से कांप उठी। वहीं विराट के गुस्से से मुट्ठियां कस गई थी, लेकिन फिलहाल उसने रजत और शीतल के बीच कोई इंटरफेयर नहीं किया। वो जानता था कि शीतल इन सब चीज़ों को खुद हैंडल कर सकती है। वो शीतल को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहता था, लेकिन उससे बोलने का हक नहीं छीनना चाहता था। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात मुंह से निकालने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये सब बकवास करोगी और मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करूँगा? शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरी बातें बकवास क्यों लग रही हैं मिस्टर भोसले? मैंने कोई बकवास नहीं की है। मैंने तो अपना फैसला आपको बताया है और आपको तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हो रही मेरी शादी की? रजत के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा सर्द हो गए। शीतल मुस्कुराई और बोली, और आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी इस शादी से? आपने अभी कुछ देर पहले ही मुझसे कहा था ना कि अब ना ही मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ, ना ही मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट और ना ही आपके बच्चों की नैनी। तो फिर अब हमारे बीच कोई एक रिश्ता ही नहीं बचा। तो अब मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ जो रिश्ता जोड़ सकती हूँ। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ और भी ज़्यादा कसा। शीतल मुस्कुराए और बोली, सॉरी मिस्टर भोसले, शायद अब जो मैं बोलने वाली हूँ उससे आपको बुरा लगे, लेकिन को क्या है ना, अगर ये बात मैंने कही नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। आपके लिए शादियाँ मजाक होगी, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और वो फैसला अब मैं ले चुकी हूँ। आप अपनी पत्नी अंकिता रजत भोसले के साथ मेरी शादी में ज़रूर शामिल हो जाइएगा। रजत के गुस्से से अब हद पार हो गई। अभी इसी वक्त शीतल ने जो कहा था उसका हाथ शीतल पर उड़ गया, लेकिन शीतल के गाल को उसका हाथ छूता उससे पहले ही रजत ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी और विराट ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। अगर विराट उसका हाथ नहीं भी पकड़ता तो रजत उस पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसने खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर लिया था। वहीं शीतल बस अपनी नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखती ही रह गई। इस वक्त उसे रजत से हद से ज़्यादा नफरत हो रही थी। जहां रजत और शीतल की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थी, वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़े हर्षवर्धन जी और कामाक्षी जी उन दोनों को देख हैरान थे। उन दोनों को ही शीतल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। विराट को कामाक्षी जी ने शीतल के साथ ऊपर रूम में भेजा था, क्योंकि विराट के शर्ट पर उनके हाथों से जूस गिर गया था और उन्होंने ही शीतल के साथ उसकी शर्ट साफ करने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने तो एक सर्वेंट के हाथों रजत की एक शर्ट भी शीतल के कमरे में भिजवाई थी और वो सर्वेंट भी दरवाजे पर वो शर्ट अपने हाथ में लिए खड़ी थी। हर्षवर्धन ने कामाक्षी जी की तरफ देखा तो कामाक्षी जी ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया और अंदर की तरफ बढ़ गए। कामाक्षी जी को वहाँ पर आते देख रजत और शीतल दोनों ने एक दूसरे से अपनी नज़रें हटा ली थी और दोनों ढंग से खड़े हो गए थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, लेकिन बेहद शिकायतें और नाराज़गी भी थी। कामाक्षी जी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अभी अभी तुम्हारा फैसला सुना शीतल, और मुझे लगता है कि तुम अपने लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। कामाक्षी जी की बात सुनकर रजत की तो हैरानी से नजरें उठ गई और कामाक्षी जी पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभी अभी अंकिता जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी ही थी, उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी, जिसे वो छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। रजत गुस्से से कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपको हमारे मैटर में नहीं बोलने के लिए कहा है ना, आप लोग यहाँ से अब जा सकते हैं। विराट तुरंत बोला, क्यों? वो क्यों जाए? वो तुम्हारी फैमिली है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर तुम्हारी हरकतें क्या है, तुम किस तरह से शीतल को ट्रीट कर रहे हो। मैंने आज तक तुमसे घटिया इंसान कभी नहीं देखा है।
रजत, यू आर सच ए लूज़र। तुम इस तरह से शीतल के साथ बिहेव कर सकते हो। वो कभी तुम्हें कुछ कहती नहीं, लेकिन तुम तो उसके साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर रहे हो। विराट की बात सुनकर रजत गुस्से से बौखलाने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले शीतल बोली, प्लीज़ विराट, आप इस मैटर में मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि आपको भी लोग गलत समझे। मैं तो गलत हूँ ही, लोग कम से कम आप पर तो उंगली ना उठाए। रजत उसकी बात सुनकर सार्कास्टिक वे में बोला, अब क्या ड्रामा लगा रखी हो। पहले खुद ना जाने मुझे किस तरह से सबके सामने पोर्ट्रे किया है, और अब मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हो। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, गलत बताना। शीतल व्यंग से हंसी और अपनी आंखों में नमी लेकर बोली, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं मिस्टर भोसले कि आपने मेरे साथ क्या किया है। काश मैं आपको बता पाती कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है, लेकिन वो सब अगर मैं अपने होठों से बयां भी किया ना, तो जो नफ़रत मैं आपसे कर रही हूँ ना, वो इस कदर बढ़ जाएगी कि वो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगी। रजत गुस्से से बोला, तो मैं भी तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रहा। अगर करनी है तुम्हें मुझसे नफरत तो बेशक करो, मुझे भी तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर शीतल को एक बार फिर से अपने दिल में एक चुभन सी महसूस होने लगी। वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर भोसले कि आपको मेरा प्यार नहीं चाहिए। आपके पास कौन से प्यार करने वालों की कमी है। बहुत लोग हैं आपको प्यार करने वाले, आपको उनका प्यार मुबारक। मैं अभी इस वक्त यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर शीतल रूम से बाहर बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाजे पर आई, उसकी नज़र अंकिता पर गई, जो वहाँ पर खड़ी थी। अंकिता अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन शीतल को देखकर वो तुरंत बोली, प्लीज़ प्लीज़ तुम गुस्सा छोड़ दो। मुझे लगता है शायद मेरी वजह से तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देखो, रजत की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ तुम दोनों के बीच जो भी नाराज़गी है, तुम दोनों एक दूसरे से जाहिर करो और आपस में बैठकर उन बातों को सुलझा लो। यूँ एक दूसरे से दूर तो मत जाओ। शीतल उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब कैसी पत्नी है मिसेस भोसले, जो अपने पति को किसी और के साथ अपने मैटर सुलझाने के लिए कह रही है। देखिए, आप बेशक से जैसी भी हो, जो भी हो, लेकिन मुझे आपके पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने पति को खुद संभालिए, मुझे अब इनसे कोई लेना देना नहीं। ये बोलकर शीतल तुरंत वहाँ से नीचे हॉल की तरफ आ गई। रजत ने गुस्से से कांपते हुए उसे देख रहा था। वो भी शीतल के पीछे पीछे नीचे की तरफ चला गया। अंकिता नहीं चाहती थी कि वो नीचे जाए, इसलिए उसने तुरंत उसे रोका और बोले, प्लीज़ रजत, तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्लीज़ किसी और के लिए अपना रिश्ता तो मत खराब करो। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे मामले में इंटरफेयर करे, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कोई बात बार बार नहीं दोहराता हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शीतल कामाक्षी जी के कमरे की तरफ आई, जहाँ पर आयांश गहरी नींद में सोया हुआ था। शीतल ने आयांश को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर निकलने लगी। तभी दरवाजे पर रजत आकर खड़ा हुआ और बोला, आयांश को लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें जाना है, जिसके साथ जाना है जाओ, जिसके साथ शादी करनी है करो। आई डोंट केयर। आयांश को मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने नहीं दूँगा। शीतल तुरंत बोली, क्यों नहीं जाने दोगे आप? क्या हक है आपका? आयांश सिर्फ मेरा बेटा है, इससे आपका कोई रिश्ता नहीं। आप मुझे रोक नहीं सकते। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओ रियली? मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम मेरी मिस्ट्रेस थी। मेरी आयांश उन रातों की निशानी है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई। क्या इसके अलावा तुम्हें और कुछ सुनना है मुझसे? उसकी बात सुनकर शीतल सुनने रह गई।
उसने तुरंत बाहर की तरफ देखा, जहाँ पर फिलहाल तो कोई नहीं था, लेकिन अगर कोई होता तो शायद इसके बाद शीतल खुद से भी कभी नजरें नहीं मिला पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं को देखकर रजत तुरंत बोला, इन आंसुओं से मुझे पिघलाने की कोशिश मत करना। ये मत सोच लेना कि अगर ये आंसू बहाओगे तो मैं तुम्हें आयांश को मुझसे दूर लेकर जाने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं चिली फ्लेक्स, आयांश सिर्फ मेरा है और मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए उसने शीतल से आयांश को छीनना चाहा। शीतल ने तुरंत आयांश को पूरी तरह से अपने सीने से लगाया और बोली, खबरदार मिस्टर भोसले, जो आपने आयांश को हाथ भी लगाया था, मैं आयांश को आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ठीक है, मान लिया हम दोनों के बीच रिश्ता क्या था, लेकिन हमारी शादी नहीं हुई, और जब शादी नहीं हुई तो आपका आयांश पर हक भी क्या है। और शायद आप अपने ही कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भूल रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी तरह से मेंशन था कि अगर हम दोनों के साथ रहते हुए उस वक्त मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो उस बच्चे पर आपका कोई हक नहीं होगा। मैं उस बच्चे को आप पर थोप नहीं सकती, तो आप भी उस बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकते। रजत एटीट्यूड से बोला, रजत भोसले किसी की शर्तों पर नहीं चलता। वो जब जो चाहे वो खुद की शर्तें बदल सकता है, लेकिन किसी और की शर्त ही डोंट गिव अ डैम। तभी पीछे से विराट की आवाज़ गूंजी, लेकिन अब तुम्हें उन्हीं शर्तों के हिसाब से चलना होगा जो शर्तें तुमने खुद ही बनाई थी। जब शीतल कह रही है कि इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तो तुम इस बच्चे पर अपना कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम्हें ये राइट क्लेम करना है तो जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, मैं शीतल के साथ खड़ा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम आयांश को शीतल से कैसे छीन सकते हो। विराट की बातें सुनते हुए रजत और शीतल दोनों भी उसे देख रहे थे। बाकी सब घर वाले अभी वहाँ पर आ चुके थे। रजत हल्का सा साइड होता तो शीतल आयांश को लेकर बाहर हॉल की तरफ गए। रजत ने अपने एक गार्ड को इशारा किया तो उस गार्ड ने तुरंत मेंशन के सारे दरवाजे बंद किए। बाहर स्वीटी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी और स्वीटी अपने दोस्तों के बीच एंजॉय कर रही थी। उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। दरवाज़ा बंद होते देख शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वहीं अंकिता बुरी तरह से जल रही थी। वो चाहती थी कि शीतल जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, लेकिन रजत और उसके बीच की इन सारी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। कामाक्षी जी रजत के पास आई और बोली, मैं आयांश से इतने दिनों से प्यार करती हूँ। मैंने आयांश में तुम्हारा अंश देखा है, बहुत लगाव हो गया है इन दिनों उसके साथ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आयांश को लेकर शीतल यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, ताकि तुम्हें समझ में आए कि लोग शर्तों के हिसाब से नहीं बल्कि प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तुम सच में बहुत बुरा कर रहे हो शीतल के साथ। माना तुम्हारे दिल में बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सी चोटें ऐसी हैं जो अभी तक सही नहीं हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनकी वजह से किसी और को तकलीफ़ दो। रजत गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मॉम, मेरे मैटर से दूर रहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसा कुछ कहूँ जिसके बाद आपको भी हर्ट हो। हर्षवर्धन जी, जो अब तक बिल्कुल खुद चुप थे, वो अब खुद की खामोशी तोड़कर बोले, क्या तुम लोग अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? उनकी आवाज़ सुनकर रजत भी एक पल के लिए चुप हो गया। हर्षवर्धन जी रजत के सामने आकर खड़े हुए और बोले, आज तक मैंने तुम्हारी हर एक बात बर्दाश्त की है। तुमने जो बेस्ट फैसला किया मैंने उसमें तुम्हारा साथ दिया। पर्सनल लाइफ से लेकर बिजनेस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, लेकिन आज मैं खुद ये फैसला ले रहा हूँ। उनकी बात सुनते हुए सभी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। रजत के एक्सप्रेशन पर भी सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। हर्षवर्धन जी ने एक नज़र शीतल की तरफ देखा और बोले, शीतल अगर विराट से शादी करना चाहती है तो उसकी शादी विराट से ही होगी, और आयांश भी किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं, इसका फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। तो तुम दोनों किसी को आयांश चाहिए तो जाकर कोर्ट में एक दूसरे पर केस करना, यहाँ पर मुझे कोई तमाशा नहीं करना। और रही बात शीतल की शादी की, तो शीतल की शादी इसी घर से होगी। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे और अंकिता के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया।
हर्षवर्धन जी ने अब शीतल की तरफ देखा और बोले, शीतल तुम यहाँ तब तक रह सकती हो जब तक मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से कन्यादान नहीं कर देता। उम्मीद है अब तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शीतल उनका फैसला सुनकर उनकी तरफ देखती ही रह गई। उसके लिए इस घर में रहना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो हर्षवर्धन जी के फैसले को भी तो इनकार नहीं कर सकती थी। उसे यूं असमंजस में देख हर्षवर्धन जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और उम्मीद है कि तुम भी मुझे अपना बाप का दर्जा देती होंगी। तुम अब इस घर में बेशक से कैसी भी आई, लेकिन अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी विदा करना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मेरी बात का मान जरूर रखोगी। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। वहीं रजत ने गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थी। शीतल का भी चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने सोचा था कि आज एक ही बार में इस शीतल घर से बाहर होगी, लेकिन हर्षवर्धन जी की वजह से शीतल इस घर में रुक रही थी और इस बात पर उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा हर्षवर्धन जी पर ही आ रहा था। कामाक्षी जी भी शीतल के पास आई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर तुम इस घर से जाओ तो हम तुम्हें खुशी खुशी यहाँ से भेजें। अगर तुम विराट से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शादी इस घर से कराना चाहती हूँ। इतना तो हक दोगी ना तुम हमें। शीतल की आंखों में अब नमी तैर गई। अब वो आंसू बहने लगी। उसने विराट की तरफ देखा। विराट उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं नहीं जानता तुमने अचानक से मेरे साथ शादी करने का फैसला क्यों लिया शीतल, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैंने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हारा लाइफ पार्टनर नहीं, आयश का डैड भी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। उसकी बात सुनकर शीतल हल्का सा मुस्कुराई। रजत की मुट्ठियाँ अभी भी कसी हुई थी। वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। शीतल ने कामाक्षी जी से स्वीटी के बारे में पूछा तो कामाक्षी जी ने बताया कि स्वीटी बाहर बच्चों के साथ खेल रही हैं। शीतल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं अपनी वजह से स्वीटी का दिन नहीं खराब करना चाहती। मैं स्वीटी के पास जा रही हूँ, आप इसे संभालिए। ये बोलकर उसने अपने गोद में पकड़ा हुआ आयांश कामाक्षी जी को दे दिया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। पार्टी में शीतल की नजरें रजत को ही ढूंढ रही थी, लेकिन रजत वहाँ पर नहीं था। शीतल समझ चुकी थी कि रजत अब कहाँ होगा। वो ज़रूर ड्रिंक करने किसी होटल या बार में गया होगा, क्योंकि स्वीटी की बर्थडे पार्टी में तो बहुत सारे बच्चे इनवाइटेड थे, जिसकी वजह से वह वहाँ ड्रिंक नहीं कर सकता था। विराट अपने घर वापस जा चुका था और अंकिता अपने कमरे में सो रही थी। शीतल अपने कमरे की बालकनी में थी। तभी उसकी नज़र पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जहाँ पर रजत की गाड़ी खड़ी थी। रजत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपना एक पैर बाहर रखा। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके पैर लड़खड़ा गए। शीतल के हाथ रेलिंग पर कस गए। वो समझ चुकी थी कि रजत ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। वो कुछ पल यूं ही रजत को देखती रही। रजत ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा। उसने आज हद से ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, जिसकी वजह से उसके पैर ढंग से ज़मीन पर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। शीतल तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आई। रजत किसी तरह लड़खड़ाते हुए गाड़ी से कुछ कदम आगे की तरफ जा चुका। जैसे ही उसने सामने खड़ी शीतल को देखा, उसके कदम एक बार फिर से रुक गए और वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने को हुआ, लेकिन शीतल ने जल्दी से आकर संभाला। उसने बड़ी मुश्किल से रजत को अपनी बाहों में संभाल रखा था। रजत जैसा बॉडी बिल्डर टाइप इंसान नाजुक सी शीतल के लिए संभालना लगभग से नामुमकिन था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रजत ने उसे जोरों से धक्का दिया और बोला, दूर हटो मुझसे। ये बोलकर उसने शीतल को धक्का दिया तो शीतल लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गई। वो हैरानी से रजत की तरफ देखने लगी। रजत गुस्से से बोला, अब क्यों आई हो मुझे संभालने आई हो? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे
तुम्हारी, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, चली जाओ मेरी नज़रों से दूर। ये बोलते हुए रजत आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरह से नशे में झूम रहा था। उसका गुस्सा देखकर शीतल की आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी थी। वो आगे आई और बोली, चली जाऊंगी मैं आपकी नज़रों से भी दूर, आपके पास मैं भी नहीं रहना चाहती मिस्टर भोसले। अब प्लीज़ अंदर रूम में चलिए, उसके बाद मैं आपकी नज़रों के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा रजत के हाथ और पेट पर और उसके गर्दन के पास रखा। रजत ने उसे एक बार फिर से धक्का दिया और बोला, ओह रियली, तुम मेरी नज़रों के सामने नहीं आओगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास नहीं थी ना, तब भी तुम मेरे आँखों के सामने ही थी। मैं आंखें बंद करता था तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता था, आंखें खोलता था तो हर किसी में सिर्फ तुम दिखाई देती थी, और तुम कह रही हो कि तुम मेरी नज़रों से दूर चली जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलते हुए रजत ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से शीतल की तरफ देखा तो शीतल भी उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रजत की ये बातें वो सुनना नहीं चाहती थी और रजत को इस तरह अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। वो उसे संभाल कर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले, चुप हो जाइए। आप प्लीज़ अपने रूम में चलिए, कोई आपको इस हालत में देखेगा तो। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने एक बार फिर से शीतल को धक्का दिया। अब वो उसे हसरत भरी निगाहों से नहीं बल्कि नफ़रत भरी निगाहों से देख रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों हो शीतल? तुम्हें हमेशा लोगों की परवाह क्यों रहती है? तुम सोच रही हो कि कोई मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन तुम्हें क्यों मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।